हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। कल हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। आज हम करेंगे सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की एक शीट है, उसका साइज बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो एक बार रिव्यू करते हैं। हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े थे? 5 पॉइंट कि किसी भी चरण में लगाने से पहले क्या करना पड़ता है? सॉरी 4 पॉइंट। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस की एक एप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस को सिलेक्ट करना। सेकंड, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस निकालना। थर्ड क्या था? फ्लक्स निकालना गॉसियन सरफेस से कितनी है। एंड लास्ट, अप्लाई कर दो क्या? गॉस लॉ को अप्लाई कर दो। तो आज भी यही सेम स्टेप फॉलो करेंगे, जिसकी आज हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की। तो पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। तुमने सपोज किया कि लेट ये शीट है, इस पे सपोज पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट हम कौन सा लेके चल रहे हैं? पॉजिटिव। अब शीट पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, शीट मतलब जैसे ये मेरा बोर्ड है कि इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस पे, तो चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूशन है? सरफेस पे। तो इसमें कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होगी? इस पे होगी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें भी हमें चार्ज मेंशन नहीं होगा, इसमें हमें क्या गिवन होगा? इसमें हमें गिवन होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, कि कितना चार्ज है यूनिट एरिया में। फॉर एग्जांपल, जैसे पिछले लेक्चर एग्जांपल दिया था, मैंने बोला सिग्मा है जो मेरा, सपोज यू है 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर शीट के एरिया पे कितना चार्ज है? 5 कूलम। अगर एरिया 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो कितना चार्ज हो जाएगा? 10 कूलम। 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो कितना चार्ज हो जाएगा? 15 कूलम। तो हमें क्या गिवन है कि पर यूनिट एरिया कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बात करते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज शीट मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द शीट क्या है? सेम। अब बात करते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग। इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब क्या है कि व्हेन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, is very small as compared to size of sheet, कि जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसका शीट से डिस्टेंस बहुत कम हो एज कंपेयर टू इसका जो शीट का साइज है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, इस पे चार्ज है, तो वो पॉइंट इसके बिल्कुल पास हो। अगर हम इसके बिल्कुल पास पॉइंट लेंगे बहुत कम डिस्टेंस पे, तो उस पॉइंट के लिए पूरी शीट क्या होगी? इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगी। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या है कि जब जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो बहुत कम डिस्टेंस पे हो एज कंपेयर टू इट्स साइज, मतलब डायमेंशन ऑफ शीट के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गया? तो वर्ड समझ आ गया कि इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब क्या है कि शीट इनफाइनाइट कब होगी। अब सबसे पहले बनाते हैं इसलिए डायग्राम। इसमें हमें क्या गिवन है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? आउटवर्ड्स। तो आउटवर्ड्स इस तरफ आउटवर्ड, और इस तरफ भी
आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब सपोज करते हैं मुझे इस शीट से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। ये शीट ऐसे बनाई है, इससे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और जो ये डिस्टेंस है शीट से पॉइंट तक का ये कितना है? आर। तो सपोज किया कि इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? हमने क्या लेनी है? एक गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करनी है। तो इसके केस में जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो भी कैसे लेंगे हम? सिलेंड्रिकल, जो वायर के केस में ली थी। और सिलेंडर कैसे ड्रॉ करना है वो देखो। क्या था कि गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास करनी चाहिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पॉइंट आ गया। चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो ये सिलेंडर लिया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब शीट के आगे भी सिलेंडर कितना एक्सटेंड है? आर। और पीछे की तरफ भी कितना एक्सटेंड है? आर। मतलब इस सिलेंडर की लेंथ कितनी होगी? इस सिलेंडर की लेंथ होगी 2r। तो लिखते हैं लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? लेंथ ऑफ सिलेंडर हो गया 2r। अब आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर हमने लिया ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे ये सिलेंडर है तो इसका जो ये एरिया है थ्रू आउट इट्स लेंथ, दैट इज नोन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कि इसका एरिया कितना लिया हमने? ए। तो इसका इस फेस का एरिया क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि दोनों फेस का एरिया क्या है? सेम। तो पहला स्टेप हो गया, हमने क्या लिए? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले ली। कैसे शेप में ली? सिलेंडर के शेप में। शीट के जितना इस तरफ सिलेंडर है उतना ही उस तरफ सिलेंडर है। तो इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो अपने नोटबुक में। तो डायग्राम बना लिया तुमने। अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में हम निकालते थे चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। कि गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है। अब ये एक शीट थी ऐसे, इससे सिलेंडर क्रॉस हो गया। सिलेंडर क्रॉस हो गया तो सिलेंडर ऐसे क्रॉस हो रहा है ना इतने से एरिया से, तो कितना एरिया आया? कितना चार्ज एनक्लोज किया? जितना ये यहाँ पे जितना टिप मार्क कर रही है इसका ये वाला सर्कल, इतना ही तो चार्ज एनक्लोज हो रहा है। बाकी तो इस सिलेंडर से बाहर है सारा चार्ज। तो सिर्फ इतना एनक्लोज हुआ ना जितना ये क्रॉस कर रहा है, क्योंकि इस शीट के ऊपर चार्ज है और ये जो सिलेंडर है हमारा गॉसियन सरफेस है, ये ऐसे पास कर रहा है। तो जितना ये टिप इसका एरिया है उतना ये चार्ज एनक्लोज कर रहा है। अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो कितना चार्ज एनक्लोज किया? ये वाला सर्कल जो सिलेंडर पास कर रहा है, ये चीज दिखाई थी ना, जो सिलेंडर पास कर रहा है ये वाला आगे वाला एरिया, इसका जो कैप का ये वाला एरिया है, इतना ही चार्ज क्या किया? गॉसियन सरफेस ने एनक्लोज किया। क्योंकि इसके बाकी चार्ज तो क्या है? गॉसियन सरफेस के क्या है? बाहर। तो ये चार्ज आया सिर्फ जो इस सर्कल में आया गॉसियन सरफेस के अंदर। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? Q बाय A। अब इसका एरिया कितना है? A, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? थ्रू आउट सिलेंडर सेम। तो अगर ये एरिया A है तो ये भी कितना होगा? A। तो कितना चार्ज एनक्लोज करेगा यहाँ पे? Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू A। इस फॉर्मूले से आया देखो, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। तो सेकंड स्टेप में हमारा क्लियर हो गया कि चार्ज एनक्लोज निकाल लिया, कितना आया? सिग्मा इंटू A। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं। Q इज इक्वल टू सिग्मा है, आगे चार्ज एनक्लोज। थर्ड स्टेप में क्या करते थे? थर्ड स्टेप में निकालते थे फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ds, और आई कैन से E ds cos थीटा। सर्कल क्यों आया? बिकॉज सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी किस तरफ होती है? आउटवर्ड्स। तो सरफेस अगेन सिलेंडर कितनी सरफेस होगी? 3। तो सपोज इसको मैं ले लिया S1, इस फ्लैट वाली सरफेस को लिया S1, इस कर्व वाली सरफेस को लिया S2 और इसको लिया S3। तो ये हो गया मेरा S3। तो अब बात करते हैं कि S1 S2 तो S3 से क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। तो पहले बात करते हैं S1 के लिए। तो S1 कौन सी सरफेस है? ये वाली सरफेस। इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? नॉर्मली आउटवर्ड्स, मतलब किस तरफ? इस तरफ, बाहर की तरफ।
तो अगर मैं यहाँ छोटा सा एलिमेंट ले लूं ds, तो एरिया वेक्टर किधर आएगा, इस तरफ बाहर की तरफ आएगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगी, आउटवर्ड्स। अब ये शीट ऐसे थी ना, ये ऐसे रखी हुई है शीट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड इस तरफ और इस तरफ, मतलब इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरफ होगी। तो यहाँ के लिए किस तरफ है, सरफेस के लिए इसी तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो S1 के लिए एंगल कितना हो गया, E और ds में 0। तो फॉर सरफेस S1 थीटा कितना हो गया, 0। थीटा एंगल किसमें, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर फॉर द S1। और S1 पे जितने भी एलिमेंट होंगे एरिया वेक्टर के, सबके लिए एंगल कितना रहेगा, 0। अब बात करते हैं S2 की। अब S2 में अगर मैं एलिमेंट ले लूं इस तरफ, तो एरिया वेक्टर किस तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड, तो एंगल कितना हो गया, 90। तो कर्व सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे कहीं भी पॉइंट ले लो, एंगल कितना रहेगा, 90। अगर मैं जैसे यहाँ पॉइंट लेके दूं, तो एरिया वेक्टर किधर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर इधर, एंगल कितना हो गया, 90। कर्व सरफेस पे कहीं भी पॉइंट लोगे, एंगल बिटवीन E एंड ds विल बी 90। क्लियर। तो फॉर S2 थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। अब बात करते हैं S3 के लिए। S3 कौन सा है, ये वाला जो सरफेस है। अब अगर इस वाले सरफेस के ऊपर आए, छोटा सा एलिमेंट लूं, तो एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा, इस सरफेस के लिए नॉर्मली आउटवर्ड, मतलब उस तरफ, तो इस तरफ आ गया ds वेक्टर फॉर S3। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होगी, तो एंगल कितना हो गया, 0। कोई भी एलिमेंट ले लो, यहाँ पे भी एलिमेंट लोगे, तो दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम ही डायरेक्शन में, तो एंगल कितना आएगा, 0। तो मतलब फॉर S3 थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E ds cos थीटा। तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू, अब तीन सरफेस में डिवाइड कर लेते हैं इसको, E ds cos थीटा फॉर S1, E ds cos थीटा फॉर S2, E ds cos थीटा फॉर S3। तो यहां तक नोट कर लो इसको पहले, फिर आगे चलते हैं। तो अब थीटा की वैल्यू पुट करते हैं S1, S2 और S3 के लिए। तो पहले बात करते हैं S1 के लिए, थीटा कितना था, 0 डिग्री। S2 के लिए थीटा कितना था, 90 डिग्री। S3 के लिए थीटा कितना था, अगेन 0 डिग्री। तो ये वाली टर्म तो कितनी हो जाएगी, 0। क्यों होगी 0, बिकॉज cos 90 इज 0। तो बची कौन कौन सी टर्म, बची टर्म सिर्फ कौन सी, E ds for S1 because cos 0 is 1 and E ds for S2। अब देखो S3 S2 तो 0 हो गया। अब देखो S1 और S3 का डिस्टेंस इस शीट से सेम है, जो कि ये भी कितने डिस्टेंस पे था R, और ये भी कितने डिस्टेंस पे है R। तो S1 पे जितने भी पॉइंट होंगे, S1 के लिए इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट हैं, सबका डिस्टेंस कितना है, R। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल क्या है, सेम। मतलब इस सरफेस में, इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हर जगह सेम। क्यों सेम होगी, क्योंकि पूरे जो सरफेस है उस पे हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस क्या है, सेम। सिमिलरली S3 में भी जितने पॉइंट होंगे सबका डिस्टेंस क्या है, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए क्या है, कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। तो फाई इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ ds फॉर S1 इंटीग्रेशन ऑफ ds S3। तभी बोला था मैंने कि गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हर जगह सेम। अगर वो सेम ना हो तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकता, और कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा टफ। तो तभी पॉइंट डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। और थीटा कितना रखना है, 0 या 90। तो क्योंकि वो टर्म क्या हो जाती है, सिंप्लीफाई करना इजी रहता है उसको। तो अब देखते हैं ds का इंटीग्रेशन फॉर S1। अब छोटे छोटे एलिमेंट मिलाओगे ds के S1 के लिए, तो क्या बनेगा, कंप्लीट एरिया A, तो E इंटू A। सिमिलरली फॉर S3 इसका भी एरिया कितना है, A, तो E इंटू A। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, 2EA। तो हमारा थर्ड स्टेप पूरा हो गया।
पहले फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, गॉसियन सरफेस सिलेक्ट की थी, सेकंड स्टेप में क्या किया था, चार्ज निकालना था, थर्ड स्टेप में क्या किया, फ्लक्स निकाला। अब लास्ट स्टेप में क्या करना होता है, सोचो। लास्ट स्टेप में हम गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं। तो क्या है गॉस लॉ की स्टेटमेंट, फ्लक्स इज इक्वल टू Q by epsilon naught, where Q is charge enclosed by Gaussian surface। कितना चार्ज एनक्लोज किया था हमने, निकाला था, सिग्मा है। फ्लक्स कितना आया 2EA, तो 2EA इज इक्वल टू Q की वैल्यू सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट, A से A कैंसल, तो E क्या आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। So this is the formula for electric field due to infinitely long charge sheet। इसको नोट कर लो, अभी इसके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो अभी फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इस फॉर्मूले में कहीं भी R आया, कहीं भी R डिस्टेंस नहीं आया, इसका मतलब क्या है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, कि आर नहीं है तो शीट के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। अब देखो शीट के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, मतलब जो चार्ज डेंसिटी गिवन होगी कांस्टेंट होगी। एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, कांस्टेंट। अब मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह क्या है, सेम, तभी मैंने बोला था डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम, और डायरेक्शन भी किस तरफ है, आउटवर्ड्स। नेगेटिव हो जाए तो किस तरफ हो जाएगी, इनवर्ड्स। मतलब डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो ये शीट है इट इज प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो डिस्टेंस के साथ। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, क्या सौरभ कर देता हूं कि क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमने शीट बनाई थी, वो इनफाइनाइट तक उसकी वैल्यू सेम रहेगी, मतलब जितना मर्जी डिस्टेंस ले लो क्या वो वैल्यू सेम रहेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम नहीं होगी। तो इसका आंसर इस वर्ड में छुपा हुआ है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या था, इट इज ओनली फॉर दोज पॉइंट्स विच आर वेरी क्लोज टू द शीट। तो मतलब जो पॉइंट बहुत पास है शीट के, सिर्फ उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। तो अब सीबीएसई में सिर्फ हम यही पढ़ेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट के लिए, तो तुम्हारे लिए क्या है, इट विल प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो जाए तो पता होना चाहिए कि जो उन पॉइंट्स के लिए जिनका डिस्टेंस शीट के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा छोटा हो, सिर्फ वहां पे क्या होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज तभी हम शीट को क्या लेंगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट। और अगर ग्राफ बनाना आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस का, अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड तो करती ही नहीं, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बट ये किसके लिए है, बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना, इट इज ओनली फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट। तो क्लियर हो गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी फॉर वैक्यूम। तो इसका हमने पढ़ा कि शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, यूनिफॉर्म, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती और जो डिस्टेंस पे डिपेंड, शीट के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन आता है कई बार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न ड्यू टू चार्ज शीट
कि चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न ड्रॉ करो। अच्छा कौन सी चार्ज शीट? इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट। तो चार्ज शीट कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है हमने भी पढ़ा, कैसी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कैसे करते हैं हमने पढ़ा था, इसको शो करते हैं कैसे? इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन से। तो कैसे शो करेंगे? ये शीट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये शीट ऐसे पड़ी हुई है, ये ऐसे शीट है, ये ऐसे शीट है, ये मैंने इसी को ऐसे दिखाया था, ये सिर्फ ऐसे, जिसपे क्या चार्ज था? पॉजिटिव। इसे डायग्राम बनाना इजी हो जाएगा, ऐसे में डायग्राम बनाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा कि इसको हम सामने से देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन बनानी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? ऐसे, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न ड्यू टू शीट। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो सिर्फ एरो किस तरफ हो जाते? इनवर्ड्स। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। अब नेक्स्ट पढ़ना जो हमने वो इसी एप्लीकेशन में पढ़ना है, वो पढ़ेंगे टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट्स, जो कुछ डिस्टेंस से पड़ी है एक दूसरे से, कि दो शीट है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सर, वैल्यू कितनी होगी? तो पहले हम लेते हैं दोनों सिमिलर चार्ज शीट्स। दोनों कैसी है? सिमिलर चार्ज शीट्स। सिमिलर का मतलब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं एक शीट दिखाता हूं यहां पे, दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं, और दूसरी शीट इससे थोड़ी डिस्टेंस पे, यहां पे दूसरी शीट ली है। सपोज इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। 3 पॉइंट पॉसिबल है, ए, बी और सी की दो शीट पड़ी है। ए पॉइंट इस तरफ है, बी दोनों के बीच में, और सी इस तरफ है। तो तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इन दोनों शीट की वजह से। अब ड्यू टू चार्ज शीट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पड़ा था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब जो शीट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे है, उतनी 1 की वजह से बी पे है, उतनी 1 की वजह से सी पे है। चाहे डिस्टेंस जो मर्जी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सिमिलरली जो शीट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे है, उतनी बी पे है, उतनी सी पे, और है कितनी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसके लिए हो जाएगी सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए क्या हो जाएगी? सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहले निकालते हैं ए पॉइंट के लिए। तो 4 पॉइंट ए। तो अगर हम ए पॉइंट की बात करें, अब मैं इस 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इसको लिखूंगा E1, जो 2 की वजह से होगी इसको लिखूंगा मैं क्या? E2। अब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? आउटवर्ड्स। तो इसकी वजह से आउटवर्ड, मतलब इससे अवे, तो E1 इधर आ जाएगी। इसकी वजह से भी आउटवर्ड, तो E2 भी इधर आ जाएगी। क्लियर? और मैं लेट कर लेता हूं कि जो सिग्मा 1 है वो सिग्मा 2 से ज्यादा है, सपोजिशन है। तो अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो 4 पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? शीट 1 की वजह से है ना, तो सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आंसर आएगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए ए पॉइंट के लिए, और डायरेक्शन किस तरफ है? टुवर्ड्स लेफ्ट। अब बात करें बी पॉइंट के लिए, जो दोनों शीट्स के बीच में। तो पॉजिटिव की वजह से, इसकी वजह से आउटवर्ड E1 इधर, इसकी वजह से आउटवर्ड E2 इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, मैं इसको लिखता हूँ किससे? EB से, इससे EB से। तो अब E1 की वैल्यू ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि हमने सिग्मा 1 को क्या लिया हुआ है? ज्यादा लिया हुआ है। तो EB क्या हो जाएगी? सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब E1 माइनस E2 किया हमने, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन। ये किसमें आएगी? बी पे, जो बिटवीन द प्लेट्स है। अब बात करते हैं सी पॉइंट की। तो सी पॉइंट पे दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आते हैं। पॉजिटिव 1 की वजह से आउटवर्ड्स E1, 2 की वजह से भी आउटवर्ड्स E2। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम।
तो EC इलेक्ट्रिक फील्ड एट C विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन किस तरफ टुवर्ड्स राइट। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड एट C। अब तो तीनों पॉइंट्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अब अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर हो जाएं, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या बन जाएगी? सिग्मा प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन किस तरफ? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ कितनी आ गई? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बी की बात करें, दोनों बराबर हो गए तो कितनी हो जाएगी? 0। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? 0। सी की बात करें तो अगेन सिग्मा प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दैट विल बी 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दैट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब सी पे भी कितनी आ गई? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन किस तरफ होगी? टुवर्ड्स राइट। तो क्या पता लगा कि अगर दो शीट्स पे जिन पे चार्ज डेंसिटी सेम हो, बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? हर पॉइंट पे 0 और लेफ्ट दोनों साइड पे कितनी होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको नोट कर लो। तो अभी हमने दो सिंगल चार्ज शीट की वजह से किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब करेंगे हम दो अपोजिट चार्ज शीट्स हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उन्हीं सेम तीनों पॉइंट्स के लिए बात करेंगे। तो एक शीट बनाई, पॉजिटिव चार्ज दिया इसको और दूसरी शीट पे नेगेटिव चार्ज दिया। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी सिग्मा 2। सिग्मा 2 विल बी नेगेटिव बिकॉज चार्ज कैसा है? नेगेटिव। अगेन असम्पशन एरो में सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 कि जो सिग्मा 1 का मैग्नीट्यूड है वो सिग्मा 2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। तो 3 पॉइंट अगेन ए, बी एंड सी। अब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ए पॉइंट पे दोनों शीट की वजह से। इसको मैं लिखता हूँ 1, इसको मैं लिखता हूँ 2। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स, मतलब E1 किस तरफ आएगा? आउटवर्ड इससे अवे। नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड, मतलब E2 किस तरफ आएगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो E2 आ गया इधर। तो डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 क्यों किया? बिकॉज सिग्मा 1 ज्यादा है, सिग्मा 1 ज्यादा तो E1 वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा। तो E1 की वैल्यू पुट करो, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दैट विल कम आउट टू बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन किस तरफ होगी? टुवर्ड्स लेफ्ट, जिस तरफ E1 है, क्योंकि E1 की वैल्यू क्या है? ज्यादा। अब बात करें बी पॉइंट पे, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, मतलब अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड्स, मतलब टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो E1 और E2 की डायरेक्शन क्या होगी बी पॉइंट पे? सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी E1 प्लस E2 सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, that will come out to be sigma 1 plus sigma 2 by 2 epsilon naught और डायरेक्शन किस तरफ? टुवर्ड्स राइट। अब बात करते हैं सी पॉइंट की। पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड्स, मतलब E1 इधर आएगा, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड्स, मतलब E2 इधर आएगा। तो डायरेक्शन अगेन क्या होगी? अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल बी E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट विल कम आउट टू बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, बी एंड सी। अब अगर चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट हो, इसका मतलब यहाँ पे हो प्लस सिग्मा, यहाँ पे हो माइनस सिग्मा, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का। ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो कितना है? सिग्मा, एक पे प्लस सिग्मा, एक पे माइनस सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे कितनी हो जाएगी? अब सिग्मा माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। साइन को पुट नहीं करना कि माइनस माइनस प्लस मत कर देना, क्यों? क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो उसमें साइन कंसीडर
नहीं करते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये पे 0, यहाँ पे कितनी होगी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे तो सिग्मा प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट विल कम आउट टू बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब दो अपोजिट चार्ज शीट जिन पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस रिजल्ट को याद रखना, ये सेकंड चैप्टर में यूज होना है। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटर, जो अगले चैप्टर में यूज होगा, और मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का यूज करूंगा वहां पे। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं सी पे तो क्या हो जाएगी, सिग्मा माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट विल कम आउट टू बी 0। मतलब यहाँ पे कितनी होगी 0। मतलब दो शीट्स आ जाए जिन पे चार्ज डेंसिटी सेम हो बट हो अपोजिट, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बीच में, बाकी दोनों रीजन में कितनी होगी 0। तो यहीं पे आज हमारा टॉपिक खत्म हो गया। हमने आज किया सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट। इनफाइनाइटली लॉन्ग वर्ड का मतलब ध्यान रखना कि जब हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, उसका डिस्टेंस शीट की डायमेंशन के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो, तो सिर्फ फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अदरवाइज फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, यूनिफॉर्म। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्ज शीट्स। तो अगले लेक्चर में इसकी हम थर्ड एप्लीकेशन करेंगे।